हेलो बच्चों, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स दोनों समझेंगे कि ये होते क्या हैं। वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे अगले वीडियो में सॉल्व, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है हम एक वर्कशीट के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं इसमें बेसिकली है क्या क्या चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर में आपको सबसे पहले तो सारी डेफिनेशंस पढ़ाई जानी चाहिए या पढ़ाई जाएगी, और उसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है जिसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है बेसिकली वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है हमारा है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, तो ये हमें पढ़ना रहेगा। नेचर ऑफ रूट्स और फिर डिस्क्रिमिनेंट, ये सभी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्लास 10th। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा जिसमें पॉलिनोमियल्स हमने समझा था, और पॉलिनोमियल्स के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसमें एक टाइप होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि इसकी पावर जो है डिग्री, जो हम x की पावर बोलते हैं उसकी पावर कितनी है 2, तो जो डिग्री है हमारी वो 2 है, इसलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे आया ये समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने के लिए इसे इक्वेशन बनना पड़ेगा। किसी भी पॉलिनोमियल को, जो कि एक एक्सप्रेशन होता है, अभी फिलहाल ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे इक्वेट करवाना पड़ता है। इक्वेट करवाने का मतलब क्या, हमारे पास में एक इक्वल टू का साइन होता है जिससे हम कंपेयर करवाते हैं एक साइड को हमारी दूसरी साइड से। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ये फिलहाल एक्सप्रेशन है। और इक्वेशन कब बनेगा, जब हम इसमें इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब इक्वल टू का साइन लगाने के बाद में हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम इसे कंपेयर कर रहे हैं फिलहाल 0 से। हमारे पास में अगर कोई और नंबर होगा तो हम उससे कंपेयर करेंगे। कैसे, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक नंबर लिए, एक इक्वेशन ली 2x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में 2x² प्लस 4x इज इक्वल्स टू -3 लिखा मैंने, तो ये हमारे एक डिजिट से कंपेरिजन हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे हमें याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो a है, a 0 नहीं हो सकता। ये एक स्पेशल कंडीशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पे b और c जो है वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन a 0 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो इसको हम ऐसे लिखें, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, b एंड c बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स। b और c जो है वो सभी रियल नंबर्स को बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन a जो है वो 0 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है एक्सेप्ट 0। इसका रीजन क्या है बच्चों, अगर यहाँ पे मैंने 0 रख दिया a की जगह पे, तो ये तो टर्म ही 0 हो जाएगी पूरी। तो फिर जब x² वाली टर्म ही नहीं रहेगी इसके अंदर, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी? नहीं। तो फिर ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, या ये कौन सी इक्वेशन होगी? तब ये होगी लीनियर इक्वेशन। bx प्लस c आपकी क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए याद रखना कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मैं आज आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं कि किस किस टाइप की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। जैसे अगर ये 2x² प्लस 4x प्लस 3 जो हमने लिखी थी, एक ये हो गई। दूसरी, अगर यहाँ पे हमने लिखा है 3x² प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और अगर मैं लिखूं 3x²
-2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा है 3x² इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे फाइंड करें कि कोई भी गिवन इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं आपके सामने। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर इसमें x² है तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहेगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे आप देख रहे हैं कि x का मल्टीप्लाई जो है वो इस ब्रैकेट में होगा। अब ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करवाने का तरीका आप लोग जानते हैं, कैसे करवाते हैं। सबसे पहले हम इस x का मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें, फिर करवाएंगे इसमें, ठीक है। 1 बाय 1 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा 3x, ठीक है, इज इक्वल्स टू x² प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों टर्म्स को उठा के हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x² प्लस 3x माइनस 1। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो दोनों लाइक टर्म्स थी, ये वाली और ये वाली, जब इसको इधर लेके आए तो हमने इन लाइक टर्म्स को एक साथ में लिख लिया है ताकि ये सॉल्यूशन हो पाए। अब लाइक टर्म्स क्या होती है, लाइक टर्म्स को समझने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइक टर्म्स एक्चुअली क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x² माइनस x² का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आएगा x², ठीक है, यहाँ पे आएगा x², यहाँ पे आएगा प्लस 3x, ये -1 इज इक्वल्स टू 0। क्या आप इसके आगे से सॉल्व कर सकते हैं? इसके आगे से सॉल्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म लाइक टर्म्स नहीं है। x² के साथ वाली x² की ही टर्म होना चाहिए, x के साथ में x के साथ वाली टर्म होना चाहिए। सॉल्यूशन करने के लिए 1 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के साथ में कांस्टेंट टर्म ही होना चाहिए, तभी इनका सॉल्यूशन प्रॉपर किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकें आपस में, इसलिए ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया है। अब यहाँ पे देखो ये हमें मिल रहा है x², तो x² अगर हमें मिलता है तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बोल सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे इक्वेशन की। दूसरे इक्वेशन में हमको दे रखा है x इंटू x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 x माइनस 2। अब इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हम देख के तो नहीं बता सकते, लेकिन सॉल्यूशन करके डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। चलिए x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 8। क्या किया हमने, x का मल्टीप्लाई करवाया है x में और 1 में, और ये 8 एज इट इज है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किसी में भी नहीं होगा। इज इक्वल्स टू इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई आप दो तरह से करवा सकते हो। x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, और आप ये भी कर सकते हो कि x प्लस 2 x माइनस 2 की आइडेंटिटी लगा दो। x प्लस 2 x माइनस 2 की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये होता है a² माइनस b²। अब हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलों का यूज करें या ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करें जिससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाए। तो हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, x प्लस 2 x माइनस 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए अब इन्हें सभी लाइक टर्म्स को एक साथ में ले आते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। x², ये x² इधर आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, फिर ये प्लस का x एज इट इज, प्लस का 8 एज इट इज, ये माइनस का 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा ध्यान से, ये x² से x² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा है यहाँ पे, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 0 है, मतलब x² वाली टर्म नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं मिली, और जो पहली इक्वेशन हमको गिवन थी उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। तो ये क्वेश्चन आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को या रूट्स को फाइंड किया जाता है। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन मैं आपको पहले ये बताता हूं कि एक्चुअल में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए, आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है उसको हम बोल रहे हैं इक्वल्स टू 0। जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं उसको हम इक्वल टू 0 बोल रहे हैं। तो ये इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे होगा, वो पॉइंट हमारा होता है क्या, सॉल्यूशन। यस, वो वैल्यू x की ऐसी वैल्यू, ठीक है, जहां पे हमारी इस इक्वेशन को हम 0 बना देते हैं उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस। ठीक है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फैक्टर्स का मतलब क्या, जहां फैक्टर्स का मतलब क्या, ऐसा वैल्यू जिससे अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिले। ठीक है, और जीरोस का मतलब क्या, x की ऐसी वैल्यू जहां पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 मिले। और यही होता है हमारा सॉल्यूशन, यही होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों चीजों को बेसिकली हमें फाइंड करना है कि ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जहां पे हमें ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रही है। और अगर मैं इस a को इधर ले आता हूं तो x माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो ये x माइनस ए ही ऐसा फैक्टर होता है जिससे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, हमारे पास में 3 मेथड्स हैं बच्चों जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहली मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड को हम ऑलरेडी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर स्प्लिट करना पड़ता है मिडिल टर्म को। कैसे, वो हम समझेंगे अभी। दूसरी मेथड है हमारे पास में फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड क्या होती है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं या जीरोस को या फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है एक्चुअली हमारे सिलेबस में से हटा दी गई है, इसका अभी हमें कोई काम नहीं है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगी, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की, तो क्वेश्चंस किस किस टाइप से आते हैं कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो देखो, क्वेश्चन आएगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आएगा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या आएगा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, इस 4 तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। करना सभी में आपको एक ही सेम मेथड रहती है। अब वो मेथड भी अगर मेंशन है कि आपको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है तो बात अलग है, अदरवाइज आप 2 मेथड्स जो आपके पास में अवेलेबल हैं, फैक्टराइजेशन दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरी है हमारी फॉर्मूला मेथड। दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना है, तो हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये चीज नोट डाउन करनी है कि इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ हो तो आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। रूट्स, जीरोस, सॉल्यूशन सभी का एक ही मतलब रहता है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे ये इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो 2 पार्ट्स में किसे ब्रेक किया जा सकता है, x को तो ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तो फिर किसे ब्रेक करें, x के कोफिशिएंट को, जो कि इस केस में है 1। अब x का जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको कोफिशिएंट्स शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास में इक्वेशन या पॉलिनोमियल, तो यहां पे x स्क्वायर के साथ में जो भी चीजें मल्टी या जो भी नंबर्स
मल्टीप्लीकेशन में है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लीकेशन में है 6, तो 6 हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। x के साथ में क्या मल्टीप्लिकेशन में, कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहां पे अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहां पे 1 अवेलेबल है और 1 जो है वो कोफिशिएंट हो जाएगा x का। और सिंस x के जो कोफिशिएंट है उसके साथ में माइनस का साइन है, इसलिए हम बोलेंगे कि -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है -1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कुछ नहीं है तो वहां पे 1 हम लिख लेते हैं, ठीक है। -2, अब -2 के साथ में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, तो हम बोलेंगे -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। इसको हम कांस्टेंट टर्म तो बोलेंगे ही, लेकिन इसको कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। अब ये 2 पार्ट्स कौन से होंगे, तो बड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों कि यहां पे सबसे पहली जो स्टेप होती है, सबसे पहली स्टेप मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म एंड किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में 6, कांस्टेंट टर्म है 2। अभी फिलहाल हम इसको 2 कंसीडर कर रहे हैं, -2 भी हम इसको लेंगे, तो 6 × 2 एक्चुअल में ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में 12। तो अब आपको 12 के कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका मल्टीप्लाई करवाने पे तो 12 आए, लेकिन प्लस माइनस करवाने पे ये 1 आ जाए। अब 12 को हम लिख सकते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। ये 3 तरह से हम 12 को लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाने पे भले ही 12 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करवाने पे 1 नहीं आ सकता है। सिमिलरली 2 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 तो जरूर आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करवाने पे 1 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम 3 और 4 को देखें तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करवाने पे 12 आ रहा है, और प्लस माइनस करवाने पे अगर हम 4 - 3 लिखे तो प्लस माइनस करवाने पे हमारे पास में 1 आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए था -1। फिलहाल आप 1 को देखो, 1 आ रहा है ना। अब -1 लाना बड़ी बात नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर मैं -1 चाहता हूं हमारे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में -1 लाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो बड़ा नंबर है उसे नेगेटिव बना दो और जो छोटा नंबर है उसे पॉजिटिव बना दो। तो 4 - 3 लिखने की बजाय हम इसे लिखेंगे -4 और +3। अगर मैं -4 + 3 करूंगा तो हमारे पास में डेफिनेटली यहां पे क्या आ जाएगा, -1। अब ये -1 जो है एक्चुअल में -1x है, ठीक है। तो इन दोनों ही के साथ में हम x लगा देते हैं, तो उस a1 के साथ में भी x लग जाएगा। तो बेसिकली जो हमको स्प्लिट करना था इस -1 वाली टर्म को, उसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, -4x + 3x के टर्म में इसको स्प्लिट कर देंगे। ये पहला और ये दूसरा टर्म हो गया हमारा। तो क्या हो गया ये बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया ये, जिसे हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करें, हम इसको स्प्लिट कर लिया है, तो 6x² को तो हम एज इट इज लिखते हैं, -1x को हम लिख सकते हैं -4x + 3x, और -2 को एज इट इज लिखना है आपको =0। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि हमको अगर ये स्प्लिट करना है तो स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म का और कोफिशिएंट ऑफ x² का। ये कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करवा दिया, वहां से जो भी टर्म निकलेगी आपकी, उसको आप उसके फैक्टर्स को ऐसे फाइंड करेंगे जिससे प्लस या माइनस करवाने पे आपको मिडिल टर्म मिले। अब इसके आगे की जो स्टेप है वो बहुत ही आसान है, बट आपको कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है। पहली दोनों टर्म्स को हम लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ टर्म को लेंगे और उसमें से कुछ कॉमन वैल्यूज निकालेंगे। तो पहली और दूसरी जो टर्म है उसमें कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 3, और 4 के जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं 2 × 2। तो यहां पे ध्यान से देखो, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, और x² इधर है और इधर x है, तो x कॉमन आ रहा है, तो 2x आ गया हमारा कॉमन। इन दोनों टर्म्स में से क्या आ गया कॉमन,
2x। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा और x बचेगा, माइनस का साइन लगाया, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 और x तो कॉमन आ गया था तो x नहीं बचेगा, तो 3x माइनस 2 बचेगा हमारा पहली दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट के अंदर। अब हमको कॉमन लेना है बाद की दोनों टर्म्स में से। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, कुछ भी कॉमन है ही नहीं, इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, मतलब हमने क्या कॉमन ले लिया है, 1 कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ से 1 कॉमन लिया है तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में बच रहा है 3x माइनस 2। क्या बच रहा है ब्रैकेट में, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2 ब्रैकेट में और इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब देखो ये अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दोनों ही ब्रैकेट्स हमारे पास में सेम आ रहे हैं, ये दोनों ही ब्रैकेट्स हमारे पास में सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया है, जो फैक्टर्स फाइंड किए हैं, वो सभी क्या किए हैं, सही वेक्टर्स हमने फाइंड किए हैं। मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम आ गए, इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है अभी तक वो बिल्कुल सही है। अब 2x इंटू 3x माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2, इन दोनों में से 3x माइनस 2 हम कॉमन ले सकते हैं। इसको सॉल्यूशन में इधर कर देता हूं। इन दोनों में से हम 3x माइनस 2, ये देखो ये पहली टर्म है हमारी, ये हमारी पहली टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है। दोनों ही टर्म्स में 3x माइनस 2 वाले फैक्टर्स हैं, तो 3x माइनस 2 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास में, यहां से बचेगा 2x, तो यहां पे लिखो आप इसको 2x, यहां पे आपके पास में बचेगा +1, तो यहां पे आप लिखेंगे +1। क्लियर हुआ बच्चों, 3x माइनस 2 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया था, 2x यहां से लिया, +1 यहां से लिया, तो 2x + 1 हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर बचा। तो दो फैक्टर्स हमारे पास में आ गए, 3x माइनस 2, 2x + 1, और अंत में क्या लिखना है हमें, इक्वल्स टू 0। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो आगे दो फैक्टर्स और इक्वल्स टू 0 हमारे पास में आ गया है। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में x की क्या वैल्यू आएगी, तो यहां पे हम लिखते हैं आइदर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x + 1 इक्वल्स टू 0। ये आइदर और इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है, क्या आपको इसका रीजन पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करके बताइए, अदरवाइज आप ये बताइए कि हम आपको इसका रीजन बताएं। ठीक है, तो अगर आप हमें कमेंट करते हैं और हमें बहुत सारे कमेंट मिलते हैं तो हम डेफिनेटली इसका रीजन बताएंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 लिखा होता है तो हम आइदर और क्यों लिखते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो 3x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3, और यहां से अगर हम देखें तो 2x इज इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो बच्चों हमारे पास में जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं या जो दो जीरोज आ रहे हैं या जो सॉल्यूशन आ रहा है आपका, वो क्या है, तो आपका आंसर है x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड -1/2। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब बच्चों मुझे पता है कि एक क्वेश्चन से बहुत अच्छे से नहीं सीखा जा सकता है, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इनफ नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन को या टॉपिक को समझने के लिए। तो इसके लिए हमने एक वर्कशीट बनाई हुई है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम बच्चों और समझते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक से और अच्छी हो। और क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 से मैं ले रहा हूं, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये एक क्वेश्चन और लिया है मैंने। अब इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे सॉल्यूशन किया जाए इसका। कभी भी ऐसा कोई सॉल्यूशन या क्वेश्चन दिखे आपको तो बिल्कुल बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में आपको एक नंबर दे रखा है उसको आपको पहले सॉल्व कर लेना है और उसके बाद में हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे सॉल्व करें इसको, एलसीएम ले लो भैया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 8। 8 का मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे तो ये हो जाएगा 16x²। 8 का मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे तो ये हो जाएगा -8x + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस
8 को उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई है। अब हम सॉल्व करते हैं इसे वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो सबसे पहला आपको याद होगा, सबसे पहला मेथड हमको क्या करना रहता है, 16 को और 1 को, कांस्टेंट टर्म को और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना रहता है। तो 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 16, ठीक है। और अब हमें 16 के फैक्टर्स चाहिए, तो 16 के फैक्टर्स होते हैं 1 इंटू 16, फिर 2 इंटू 8, फिर 3, तो 3 से तो नहीं होगा, 4 4 जा 16। अब इसके बाद में 5 6 7 8 आप कहीं पे भी चले जाओ तो ये फैक्टर्स रिपीट होंगे आगे पीछे होके। फाइनली अब हमें क्या चाहिए, यहां से प्लस माइनस करने पे 8 आना चाहिए। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहां पे हमें चाहिए माइनस का 8, तो माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। और x लेके आना है तो माइनस 4x इज इक्वल्स टू होता है माइनस का 8x। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन। अब हमने इसे फैक्टराइज कर लिया है, अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 16x² एज इट इज, माइनस के 8x को हम कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस के 8x को हम लिख सकते हैं स्प्लिट करके माइनस 4x और ये प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा स्प्लिट हो गया है, मिडिल टर्म दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। माइनस 8x को हमने माइनस 4x लिख लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन लेंगे हम, यहां पे अगर हम देखें 16 के दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो 16 के फैक्टर्स होते हैं 4 इंटू 4, हालांकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन वो यहां से 4 चाहिए इसलिए हमने इसे ज्यादा ब्रेक नहीं किया, ठीक है। 4 दोनों में से कॉमन आ गया और x दोनों में से कॉमन आ गया। देखो यहां से 4 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो यहां पे बचेगा 4x और यहां पे बचेगा माइनस का 1। क्यों 1 क्यों बचेगा, क्योंकि 4x तो पूरा ही कॉमन आ गया है, और अगर कोई भी वैल्यू पूरी कॉमन आ जाती है तो उस टर्म में वहां पे बचता है 1, ठीक है। अब यहां पे देखो इन दोनों में से भी हमें कुछ कॉमन लेना है, लेकिन इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 1। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन तो लगाना पड़ेगा ना, यहां पे कोई साइन तो लगाना पड़ेगा, कौन सा साइन लगाएंगे, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि आपकी जो पहली टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां पे जो पहली टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जबकि यहां पे पहली टर्म क्या है, नेगेटिव है। तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। तो आपने कॉमन क्या लिया है, -1 कॉमन लिया है, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, और यहां पे क्योंकि जब आप कोई नेगेटिव वैल्यू को कॉमन लेते हो तो साइन दोनों टर्म्स के चेंज हो जाते हैं, या जितनी भी टर्म हमारे ब्रैकेट में होती है उन सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे देखो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया था तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा। अगली स्टेप क्या होती है, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन वैल्यू है, 4x - 1। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए और देख लो सेम आ रहे हैं, इसलिए हम 4x - 1 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही मैंने 4x - 1 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 4x - 1, अंदर भी क्या बचेगा हमारे पास में 4x यहां पे से और यहां -1। तो देखो ये क्या हो गया 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, क्या बोलते हैं इसको, रिपीटेड रूट्स। अब वही आइदर 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x इज इक्वल्स टू आपका आ रहा है 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। सिमिलरली यहां से भी आपकी x की वैल्यू 1/4 ही आएगी क्योंकि सेम रूट्स हैं। तो आपका जो आंसर आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4। तो ये आपका आंसर आ गया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर हुआ बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड हम पढ़ेंगे, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, डोंट वरी, हमने एक वर्कशीट बनाई हुई है जिसके अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर उसको कैसे यूज करना है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझो कि आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हमें रूट्स फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, या सॉल्यूशन करना है, या x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये जो प्लस माइनस का साइन है ये शो करता है कि दो रूट्स होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वो दो रूट्स कौन से होंगे, एक होगा पॉजिटिव रूट और एक होगा नेगेटिव वाला रूट। तो यहां पे कई बुक में आपको ये फॉर्मूले को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके भी दिया हुआ जाता है, b² माइनस 4ac होल अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए, एक बार पॉजिटिव और एक बार होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये x के दो रूट्स या वैल्यूज आ गई हमारे पास में। ठीक है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने सॉल्व किया था अभी इसके पहले हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन था हमारा 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब यहाँ पे पहले तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसके पहले हम ये लिख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जो लिख रहे हैं वो इस इक्वेशन के लिए है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस ऑफ a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। यहां पे ये b जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x² को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो c है वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे हमें भी वही सारी वैल्यूज चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम, a की वैल्यू है आपके पास में 6। हमने कंपेयर करवाया हमारी इस इक्वेशन को विथ दिस इक्वेशन। तो x² जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो a जो है वो x² का कोफिशिएंट है 6। फिर b जो है वो है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -1 और मैं आपको बता चुका हूँ कि कहीं कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे हम 1 कंसीडर करते हैं। c है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो c कांस्टेंट टर्म क्या है -2। यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो है -2। चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसकी वैल्यू कैसे पुट करें। तो सबसे पहले तो माइनस का साइन क्योंकि वहां पे है ऑलरेडी, तो माइनस का साइन और फिर b की वैल्यू, और b की वैल्यू भी नेगेटिव है इसलिए माइनस ऑफ -1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। तो दिस इज द वैल्यू जो आपको ऊपर न्यूमरेटर में पुट करनी है। ये b² माइनस 4ac वाली वैल्यू हो गई। अब डिनोमिनेटर में है ट्वाइस ऑफ a, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 6। ये हो गई फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट। अब अगर आप फॉर्मूले में प्रॉपर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हो बच्चों तो आपको यहाँ पे इसके मार्क्स मिलते हैं। क्लियर हुआ? आपको फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के मार्क्स मिलते हैं। और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन की जो स्टेप मार्किंग हम बोलते हैं वो ऐसे होती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर होता है 1। इसका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 48, ये हो जाएगा 48। ठीक है, 12 यहां पे आ जाएगा 49। तो हमारी x की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन में 12। ठीक है, अब अंडर रूट 49 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो अंडर रूट 49 को मैं लिख सकता हूं 7। तो हमारा x की वैल्यू आ रही है x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 7 अपॉन में 12। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। लेकिन यहां पे हमारे पास में जो वैल्यू है वो अभी प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन
और पॉजिटिव साइन लेके एक बार इसे सॉल्व करेंगे, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7 अपॉन 12, तो x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 12, और 8 अपॉन 12 का मतलब कितना हो जाएगा 2/3, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/3। दूसरा हम लेंगे अब टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन अगर मैं लेता हूं तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7 अपॉन 12, मतलब -6 अपॉन 12। तो x की आपकी जो दो वैल्यूज आ रही है, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2। तो x की जो दो वैल्यूज आ रही है आपकी, वो आ रही है एक तो 2/3 और एक -1/2। तो आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, x इज इक्वल्स टू -1/2 एंड 2/3। ये आ गया आपका आंसर। तो बच्चों समझ में आया, ऐसे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड को अप्लाई करना है और ऐसे सॉल्यूशन करना है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड के क्वेश्चंस, हालांकि कई बार डायरेक्टली नहीं बोला जाता है कि किसी पर्टिकुलर मेथड से करो, लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हो तो आपको ये वैल्यू बाइफर्केट करने का हाफ मार्क मिलता है, उसके बाद फॉर्मूला लिखकर उसके अंदर वैल्यू पुट करने का हाफ मार्क मिलता है, फिर ये जो सॉल्यूशन है इसमें जब आप अंडर रूट से बाहर वैल्यू को निकाल लेते हैं तो यहां तक का हाफ मार्क मिलता है, फिर जो सॉल्यूशन आपने किया है उसका हाफ मार्क, ऐसे करके आपको डिफरेंट वैल्यूज के हाफ मार्क्स मिलते हैं। और फाइनली जब आप आंसर लिखते हो तो आपको कंप्लीट 3 नंबर या 4 नंबर मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। तो ऐसे स्टेप मार्किंग होती है, ऐसा नहीं कि आपने सारी स्टेप लिखी है तो हर एक स्टेप का आधा आधा या एक मार्क मिल जाएगा। ऐसे अगर आपने एक क्वेश्चन में 15 स्टेप लिख दी तो 15 नंबर थोड़ी मिलेंगे। तो उसमें से स्पेसिफिक स्टेप्स के मार्क्स होते हैं और वो स्टेप्स देखी जाती है कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है जो बच्चों को पता है। जैसे यहाँ पे अंडर रूट में से वैल्यू निकाली तो 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, तो इसका आपको मार्क मिलेगा। तो ये चीजों की स्टेप मार्किंग होती है और ऐसे आपको मार्किंग मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं जिसके अंदर आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो दी हुई होगी, लेकिन या तो ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू नहीं दी होगी। दोनों टाइप के क्वेश्चन हम करके देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कैसे किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करवाता हूं तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, तो a की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो x का कोफिशिएंट है b, तो यहां पे x का कोफिशिएंट हो गया 3। अब बच्चों यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारी इक्वेशन में, तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो अगेन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, चलो अब x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a -1 इंटू सी दैट इज 0। बहुत अच्छी बात है। अब ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म यहां से यहां तक 0 हो जाएगी। अंडर रूट में बचेगा अंडर रूट में बचेगा 3 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ a की जगह पे। x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9, ये हो जाएगा 0। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं, 0 लिखो, खत्म करो, हटाओ, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 9, क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 अपॉन में -2। अंडर रूट 9 मतलब कितनी वैल्यू, क्या वैल्यू होती है इसकी 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 3 अपॉन -2। अब अगेन वही बात, एक बार लेंगे हम पॉजिटिव साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार लेंगे हम नेगेटिव साइन, तो टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद में इसका सॉल्यूशन कर लो, तो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3 अपॉन में -2। अब बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ना आपको ये वाले लेने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमको यहाँ पे कंसीडर करने हैं।
तो ये -3 + 3 कैंसिल, तो ये आ गया 0 अपॉन में -2 और 0 अपॉन में -2। अगर 0 के अपॉन में कुछ भी हो बच्चों तो आंसर आपका 0 ही रहता है। तो 0 अपॉन में -2 को भी आप 0 ही लिखेंगे। यहाँ पे हमको लेना है नेगेटिव साइन, तो x इज इक्वल्स टू -3 अपॉन में -2, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन में -2। नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो आ जाएगी वैल्यू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी बच्चों 3। पहले आपकी x की वैल्यू आ रही थी 0, एक वैल्यू आ रही है 3, तो ये आपके 2 रूट्स आ गए हैं या 2 वैल्यू आ गई है x की। तो आपका आंसर क्या है, योर आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 0 एंड 3। आपको ये 0 को भी कंसीडर करना है, आप इस 0 को छोड़ेंगे नहीं। 0 भी एक रूट है। इस रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, क्यों ये जीरोस होते हैं ये आप ऑलरेडी उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये भी कि कैसे हम x की वैल्यू को जब इस 0 को अगर मैं इसमें पुट करूंगा या 3 को इसमें पुट करूंगा तो ये हमको 0 देगा, तो उसका मीनिंग क्या होता है ये आप इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कंप्लीट। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये जो चीज होती है b² - 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर आपको ये सीखने को मिलता है कि b² - 4ac जो है उससे डायरेक्ट आप ये पता कर सकते हैं कि जो रूट्स निकल रहे हैं उन रूट्स का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब क्या होता है, तो 3 तरह का नेचर होता है आपके रूट्स का। इनको हम रूट्स बोलते हैं और इन्हें डिनोट करते हैं हम अल्फा और बीटा से। तो इनका जो नेचर है वो नेचर कैसा है, तो इनका नेचर 3 तरह से हो सकता है। पहला नेचर, ये रियल रहेंगे और अनइक्वल रहेंगे, जो कि इस केस में है, या ये हो सकते हैं रियल बट इक्वल, जिसके अंदर आपके दोनों रूट्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। और तीसरा जो आपका नेचर रहेगा रूट्स का वो रहेगा कि ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं। अब ये इमेजिनरी टर्म्स का मतलब क्या, तो इसका मतलब हम इसको सिंपली अभी ऐसे समझते कि नॉन रियल नंबर्स आपके पास में आएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, और नेचर ऑफ रूट्स निकाला जाता है डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, जिसे हम b² - 4ac से डिनोट करते हैं, और इसी के थ्रू हम पता करते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर क्या है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि 3 तरह के रूट्स हो सकते हैं, नेचर हो सकता है 3 तरह के रूट्स हो सकते हैं। तो किस तरह के रूट्स होते हैं हम वो बात करते हैं। सबसे पहला होता है कि d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाए। अगर इस d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है तो हमारा जो रूट्स होता है या जो रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रूट्स कैसे हो जाते हैं हमारे, रियल एंड इक्वल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रूट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास में कि अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, स्पेसिफिकली अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो अंडर रूट के अंदर, तो क्या होगा, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, मतलब जो दोनों रूट्स होंगे अल्फा बीटा की जो वैल्यू होगी वो दोनों ही अलग अलग वैल्यूज आएगी हमारे पास में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, देखो यहां पे हो गया इक्वल टू 0, यहां पे हो गया ग्रेटर देन 0, तो तीसरी कंडीशन क्या बनती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ जाए। जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ जाए, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसके अंदर ये वाली वैल्यू अंडर रूट के अंदर रहती है, और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर, या हम बोले वो हो जाता है नॉन रियल नंबर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होती है, मतलब नेगेटिव होती है वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट।
तो ये तीन तरह के रूट्स होते हैं हमारे पास में। पहला होता है रियल रूट्स, दूसरा होता है रियल एंड अनइक्वल। पहला होता है रियल एंड इक्वल, दूसरा होता है रियल एंड अनइक्वल, और तीसरा होता है नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब इनके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहला जो होता है, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और सिंपली ये पूछा जाएगा कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, आप उनका नेचर बताओ। तो आप इजीली इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की हेल्प से इसको सॉल्व करके नेचर बता सकते हैं। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, वो आते हैं के की वैल्यू फाइंड करने वाले। कोई एक कांस्टेंट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ के। तो उस केस में आपको इन मेथड्स का यूज करना है। इसमें d = 0 का मतलब होता है b² - 4ac = 0। तो किस केस में रियल और इक्वल रूट्स होंगे, जहां पे b² की वैल्यू जो है वो 4ac के बराबर होगी, वहां पे रियल और इक्वल रूट्स होंगे। सिमिलरली जहां पे रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे वहां पे b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब b² की वैल्यू ग्रेटर देन 4ac रहेगी तब आपके पास में रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। लेकिन अगर b² - 4ac स्मॉलर देन 0 है और b² की वैल्यू 4ac से छोटी होती है तो यहां पे आपके पास में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इन तीन कंडीशंस का यूज करके हमें k की वैल्यू जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे की बात करते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे उसमें पूछा गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0। यहां पे हमको पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं तो फिर क्या बोला है उसने, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो अब अगर डिस्क्रिमिनेंट निकल जाता तो डेफिनेटली उससे नेचर ऑफ रूट्स निकल जाएगा। तो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालेंगे, b² - 4ac को 0 से कंपेयर करके। अगर इक्वल टू 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ b² - 4ac की वैल्यू तो रियल बट अनइक्वल रूट्स, और अगर b² - 4ac की वैल्यू स्मॉलर देन 0 हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट रियल रूट्स। ठीक है, अगर रियल रूट्स होते हैं बच्चों, आप दो ही टाइप के रूट्स आपको निकालना सिखाया जाता है, जो रियल और इक्वल हो या रियल और अनइक्वल हो। मतलब रियल रूट्स जो होते हैं वही आप फाइंड कर सकते हैं, इमेजिनरी या नॉन रियल रूट्स का फाइंड नहीं कर सकते हो अभी फिलहाल 10th क्लास में। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को ले लेते हैं पहले तो 3x² - 2x + 1/3 = 0। यहां पे हमारे पास में a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 1/3। तो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो -2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल। -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर होता है +4। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होने के कारण यहाँ पे बचा है 1, तो 4 × 1 दैट इज 4। और जैसे ही 4 से 4 को हमने कैंसिल किया तो हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, 0। अब मैं तीनों कंडीशंस को फिर से आपको लिख के बताता हूं कि अगर पहली बात डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है कि अगर d की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होती है तो रूट्स आर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने लिख दी है। तो यहां पे कौन सी कंडीशन मैच कर रही है, हमारे पास में मैच कर रही है d = 0, मतलब रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल रूट्स है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया है, पहली चीज कंप्लीट। दूसरा उसने बोला था फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट = 0। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट = 0। पहली चीज आपको जो निकालनी थी
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, नेचर ऑफ रूट्स क्या है बच्चों? तो नेचर ऑफ रूट्स है आपका कि रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। और आखिरी जो चीज उसने हमको बोली थी कि अगर रियल रूट्स है तो उसे फाइंड आउट करो। तो अब इससे फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं या हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का यूज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू अगर हम इसे फाइंड करें तो देखो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में ट्वाइस ऑफ a। तो ये वैल्यू तो जीरो हो गई हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब ये पूरी टर्म हमारी हट जाएगी। तो दो जो रूट्स रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे? माइनस बी बाय ट्वाइस ऑफ a। दोनों ही रूट्स हमारे क्या रहेंगे? इसमें हम बोलेंगे रिपीटेड रूट्स। ये जो रियल एंड इक्वल रूट्स हम बोलते हैं, एक्चुअली इसको रियल एंड रिपीटेड रूट्स भी बोला जा सकता है। मतलब x की वैल्यू को आप b बाय 2a करके दो बार लिख सकते हो। तो b बाय 2a क्या आ रही है? b की वैल्यू -2 और ट्वाइस ऑफ a 3 इंटू 2। तो क्या हो जाएगी हमारी x की वैल्यू? x इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 6 कॉमा -2 अपॉन 6 दैट इज -1/3 -1/3। ये हमारी x की वैल्यू आ रही है -1/3 कॉमा -1/3। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, और अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स भी मिल गया है तो उसकी हेल्प से हम जो रूट्स है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो मैंने एक शॉर्ट मेथड से कर दिया है। आप इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉपर मेथड से तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा ये। तो इसकी वैल्यू है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो x की वैल्यू आ रही है -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3 होल अपॉन में 3 इंटू 2a। ये फोर्स ये कैंसिल, ये अल्टीमेटली कैंसिल, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस ट्वाइस +2 अपॉन 6। ओके, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी, -b/a आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू जब कटेगी तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3 ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे आप। ये -b/a होता है, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। चलो, तो ये हो जाएगा 2/6 दैट इज 1/3। तो जो दोनों रूट्स रहेंगे वो रिपीटेड रहेंगे और सेम रहेंगे। और दो रूट्स इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं। मतलब x की जो वैल्यू आती है वो हमेशा 2 आती है, ठीक है। तो फाइनली दिस इज दी सॉल्यूशन जो आपको करना है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक k वाली मेथड कैसे करना है, k को कैसे फाइंड करना है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की जिसके अंदर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी और उसके अंदर एक अननोन k दे रखा होगा और हमें से k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है k की वैल्यू को फाइंड करने की, कि हमारे पास में जो रूट्स हैं वो दोनों कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। अब रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तो रियल रूट्स होते हैं और इक्वल रूट्स होते हैं, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है हमारे पास में k एंड c की वैल्यू है 3। अगर हम इसे कंपेयर करवाएं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो ये होती है a, b और c की वैल्यू, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते, तो सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल या इक्वल रूट्स, जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल्स टू 0 आ जाती है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, k स्क्वायर माइनस 4
इंटू ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 24, और के की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट में 24 लगा देंगे। अब आपको पता ही है जब अंडर रूट लगा दे तो प्लस माइनस लगा देते हैं हम लोग। अब 24 को फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें, तो 24 के अगर हम फैक्टर्स निकालें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा। तो यहां से ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे, ये दोनों अंदर रह जाएंगे। तो k की वैल्यू आ रही है आपकी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6 आपकी k की वैल्यू आ रही है। तो ये इस तरह से आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती है k की। अब एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है और एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया है। अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करके बता रहा हूं। आई होप बच्चों आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम करना। कंडीशन उसमें भी सेम ही है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है और जो k की वैल्यू है वो निकालेंगे हम रियल एंड इक्वल रूट्स की हेल्प से। तो अगला क्वेश्चन है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस kx को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, ताकि ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, kx का मल्टीप्लाई मैं x में करवाऊंगा तो ये आ जाएगा kx स्क्वायर, फिर -2 में करवाएंगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पे हम कंपेयर करवाएंगे इसको हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू k, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k। अब बच्चों कोफिशिएंट के बारे में मैंने बताया था कि x के साथ में जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी ही x की कोफिशिएंट होगी। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ k पूरा का पूरा है नेगेटिव साइन के साथ में, तो ये पूरा ही हमारा x का कोफिशिएंट कहलाएगा और इस पूरे को ही हम b की वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस ऑफ 2k। ठीक है, c की वैल्यू क्या है 6। अब हम इसे पुट कर देते हैं हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि रूट्स कैसे हैं इक्वल रूट्स हैं। तो b की वैल्यू है माइनस ऑफ 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4k स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इज इक्वल्स टू 0। अब 24k को हम साइड चेंज करते हैं, RHS पे ले जाते हैं, तो ये माइनस का 24 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 24k। इस 4 से डिवाइड कर देते हैं, इस k को इधर डिवाइड कर देते हैं, k स्क्वायर। या हम एक काम करते हैं एक्चुअली ऐसे करने के बजाय इस 24k को इधर लेके आते, तो माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब k की 2 वैल्यूज आना चाहिए। तो k की 2 वैल्यूज कैसे आएगी, इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन ले लो और k कॉमन ले लो। ये हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया और k कॉमन आ गया, तो अब क्या बचेगा, आगे वाले टर्म में 1 k बचेगा, पीछे वाले टर्म में 6 बचेगा और इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहां से हमने 24 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4 और k हमने कॉमन ले लिया है इसलिए k नहीं बचेगा। तो हमारे पास में 2 टर्म्स कौन कौन सी आ रही है 4k और k माइनस 6। अब आइदर और करेंगे तो 4k इक्वल टू 0 आएगा, तो k की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, ये 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास में। तो k की 2 वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 6 हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट करता हूँ या यहाँ पे या इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसलिए हम इस वाले फैक्टर को या इस वाली वैल्यू को k की
इग्नोर कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा k का वो क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर खत्म होता है और आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरे चैप्टर की वर्कशीट जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग बुक से लेकर आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।